नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, संत आशाराम जी बापू आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाने वाले संत हैं और उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हां, उनके नाम पर आज कितने ही लांछनों को लगाकर आज उन्हें कारावास में रखा गया है। परंतु संत आशाराम जी बापू का जीवन कितना सरल और सहज है, इस बारे में उन करोड़ों करोड़ों भक्तों और उन जनमानस तथा जनता सब जानती है। आज जिस प्रकार से संतों को फंसाने की एक सीरीज सी चल पड़ी है, एक के बाद एक संत को अनेकों इल्जामों में फंसाने का प्रयास किया जाता है। वो और बात है कि उन संतों के इल्जाम की कानूनी प्रक्रिया में हवा निकल जाती है। जैसे अभी अभी कांची कामकोटि के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी निर्दोष बाहर आए हैं। स्वामी नित्यानंद जी महाराज भी इस कानूनी प्रक्रिया में निर्दोष पाए गए हैं। उसी सीरीज में आज संत आशाराम जी बापू को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू पर डिबेट नए नए चेहरे तथा नए नए लोगों के द्वारा अनेकों इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पर ये लोग संत आशाराम जी बापू के इस केस के पहले क्यों नहीं आए? ये एक सवाल खड़ा हो गया है कि संत आशाराम जी बापू के अलावा आज न्यूज चैनल पर कोई और विषय ही नहीं रह गया है। आज संत आशाराम जी बापू के लिए मीडिया इतना अतिरेक क्यों कर रहा है? बट जरा मेरे सवाल का जवाब दे दिया जाए कि पिछले 20-25 दिनों से जिस तरीके से आसाराम के मसले पर स्टूडियो के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे और तमाम जटाजूटधारी बाबाओं को बुलाकर, साइकोलॉजिस्ट को बुलाकर, सेक्सोलॉजिस्ट को बुलाकर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, क्या इस देश के अंदर सबसे बड़ी खबर वही है? क्या सेक्स को बेचने की कोशिश नहीं की जा रही है? और क्या मीडिया इसके लिए, अगर टेलीविजन चैनल अभिशप्त नहीं है और क्या वो गलती नहीं कर रहे हैं जी, हम उसको जस्टिफाई कब तक करते रहेंगे? बिल्कुल, हमें सबक जरूर लेना होगा, अपने गिरबान में झांकना होगा। एनके सिंह साहब, बहुत जरूरी है, वरना फिर वो पेड न्यूज वाले हम पर आरोप लगते हैं, थोड़े कमर्शियल्स हमें चलाने पड़ेंगे। जहां आज तहलका के संपादक तरुण तेजपाल के इस प्रकार के इल्जाम लगते हैं और वो कानून के शिकंजे में भी आ गए हैं, तो भी उनके लिए प्रेस काउंसिल द्वारा यह कहा जाता है कि उनके लिए मीडिया पर ट्रायल नहीं दिखाया जाए। मैं उस लड़की से माफी मांगता हूं, मैं नशे में उस लड़की से जो गलत छेड़छाड़ कर गया उसके लिए उन्होंने क्षमा प्रार्थना भी की है। परंतु उसके बावजूद भी आज तरुण तेजपाल के लिए मीडिया ट्रायल क्यों नहीं? उन बातों को समाज से छुपाया क्यों जा रहा है? क्या वो पीड़िता नहीं है? संत आशाराम बापू पर तो ये सभी आरोप अभी सिद्ध भी नहीं हुए हैं, तो भी संत आशाराम बापू को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। संत आशाराम बापू के मामले में ना ही मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है और ना ही उस लड़की के द्वारा बलात्कार का कहीं उल्लेख भी किया गया है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने का आरोप। ये केस सरासर झूठा है। ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेटर कोई है जिसने ये केस बनवाया है। आज मैंने आपके सामने एमएलसी पढ़कर बताई है कि उसमें देखो अटेम्प्ट कहा गया है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बना है इस केस में वो एमएलसी बनी है। यहाँ पे लड़की किसी प्रकार का कोई भी बापू आसाराम के खिलाफ किसी प्रकार का भी आप कह सकते हैं ना तो कोई एलिगेशन लगाया उसने, लेकिन एमएलसी बनने के बाद फिर 2-3 चीजें एमएलसी में इंसर्ट करी गई हैं जो मैंने जज साहब को दिखा दी हैं। और उसके बाद जो एफआईआर तैयार 0 एफआईआर हुई है वो एमएलसी बनने के बाद तैयार हुई है। और एमएलसी बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही है, विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रही है। और जो लड़की का अपना बयान है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो इन द आइज ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं है। आज कहानियां बनाकर बताई जा रही हैं। जी हाँ, ये बात पहले से ही प्री प्लान थी। इसका सबूत आप देख सकते हैं कि राजू चांडक के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी में यह सब शुरू होने से पहले आश्रम को एक धमकी भरा फैक्स आया था, जिसमें संत आशाराम जी बापू और उनके परिवार से 50 करोड़ रुपए की मांग भी की गई थी। फिरौती की रकम न दिए जाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी तथा लड़कियों के मामले में और जमीनों के केस में फंसाने की बात भी की गई थी। उसी फैक्स में एक राजू चांडक नाम के व्यक्ति का भी उल्लेख था, जिसे आश्रम से निकाल दिया गया था।
ये राजू चांडक नाम का व्यक्ति जो उसमें शामिल था, तो किसी साधक के द्वारा जब उसका स्टिंग वीडियो किया गया तो उसमें उसने ये स्वीकारा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी वकीली टीम है तथा कई राजनीतिक पार्टियों का भी उसने उल्लेख किया था जो कि उसका साथ दे रही थी। कैसे लड़की को भारी मात्रा में रकम तथा नई नई कहानियां जो कि वकीलों द्वारा तैयार की गई थी दी जाने का उल्लेख भी उसने उस स्टिंग ऑपरेशन में किया है। चैनल पर क्या बोलना है और किस प्रकार से चैनल पर आशाराम जी बापू के लिए अनर्गल आरोप लगाने हैं, ये बात भी उसने उस लड़की को समझाने का उस स्टिंग ऑपरेशन में बताया है। इस बात की सत्यता तो तब सामने आई जब भोलानंद नाम का शख्स जो कि चैनलों पर आकर संत आशाराम जी बापू के लिए अनर्गल इल्जाम लगा रहा था, वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसने स्वयं ही कहा कि हमारे साथ बहुत ही बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी जुड़े हैं और कई राजनेता तथा कई आश्रम से निकाले गए बागियों का भी इसने नाम का खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में इसने कहा है कि एक चैनल के मालिक तथा एडिटर ने मुझे डायरी पर लिखकर कहानी बताई थी और संत आशाराम जी बापू के लिए कौन कौन से और कैसे इल्जाम लगाने हैं जिससे कि मोटी मोटी धाराएं उन पर लग सके। क्या आज मीडिया के कर्मियों का यही कर्तव्य है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जनता की भावनाओं से खेल करे? झूठ को सच बनाने की कला इनसे बेहतर और कौन जान सकता है। हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि पर्दे के पीछे के सच को जानने का प्रयास जरूर करें। कहीं आप आंखों पर आपकी झूठे इल्जामों की पट्टियां बांधकर ये देश को खोखला न कर दें। आज हम देश की अनेकों समस्याओं को छुपाकर केवल एक संत को ही बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इन चैनलों पर अनर्गल बोलने वालों के चरित्र स्वयं ही सही नहीं रहे हैं। जैसे बात करें कि भोलानंद सीरियल मर्डर केस में भी पाया गया है और ये भोलानंद जो आज पुलिस की गिरफ्त में है, ये ड्रग्स की तस्करी किया करता था। भोलानंद ने कई प्रकार के इल्जाम आश्रम पर लगाए थे परंतु वो सारे निराधार इल्जाम पाए गए। इसके साथ ही चैनलों पर आने वाले राहुल सचांग जो कि मुंह ढककर आज चैनलों पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, वो भी 3 महीने की सजा जेल में काट चुका है लड़कियों से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में। अमृत प्रजापति और महेंद्र चावला तथा राजू चांडक जैसे कई लोग जो कि आश्रम से निकाल दिए गए हैं, उनके कुकर्मों के कारण उनको आश्रम से हटा दिया गया था। हद तो तब हो गई थी जब इन्होंने कई गरीब लोगों को लूटकर तथा उन साधकों को दवा के नाम पर ठगी करना तथा महिलाओं से छेड़छाड़ करना, आश्रम के नियमों का पालन न करना इतनी हद कर दी थी कि इनको आश्रम के नियमों का उल्लंघन करने के कारण कई बार चेतावनियां दी गई, परंतु जब ये नहीं माने तो इनको आश्रम से निकाल दिया था। किस प्रकार अमृत प्रजापति ने महंगी दवा बताकर आश्रम की सस्ती दवाओं को महंगा बताकर लोगों को लूटने का प्रयास किया तथा आश्रमों के नियमों का उल्लंघन किया था, आप स्वयं ही देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। अमृत प्रजापति जो वैद्य हैं, जो आश्रम में 18 साल से जुड़े हुए थे, उनका मेरे साथ में मेरे माता का अनुभव है। उनको बैकबोन में, स्पिरिचुअल बोन में कुछ प्रॉब्लम था। हम बापूजी से जुड़े थे तो हमने आयुर्वेदिक इलाज के लिए सोचा। हम वहाँ गए जहाँ पे अमृत भाई थे। उन्होंने हमको रेकमेंड किया कि ये कोर्स है, ट्रीटमेंट है, आपको 4 दिन जाके हॉस्पिटल में जो कि मलाड या गोरेगांव के बीच में स्थित है, वहाँ पे आपको जाके अपना इलाज कराना रहेगा। वहाँ पे हम जब गए तो हमको पता चला कि वहाँ पे उन्होंने जो कॉस्ट बोला था वो था 35,000 रुपीज़ का जो कोर्स था, तो उन्होंने हमको वो रेकमेंड किया। फिर हमने थोड़ा और वेट किया, फिर हमको पता चला कि वो हॉस्पिटल से उनका डायरेक्ट लिंक था, हमारे आश्रम से उनका कोई लिंक नहीं था और उनको इसमें कमीशन मिलता था। और आज वही वैद्यराज जो उस टाइम पे कमीशन के कारण जो फ्रॉड कर रहे थे आश्रम में, उनको निकालने के बाद आज वो मीडिया के लिए एकदम हीरो है जो खाली सच है। आज वही अमृत प्रजापति जो कल फ्रॉड कर रहा था 18 साल से जहाँ पे था, आज वो मीडिया के लिए एक गाइडर है। ही इज़ गाइडिंग, ही इज़ राइडिंग दैट, कि वही है जो सच है, बाकी सब झूठ है। जो बापूजी हमारे पिछले 60 साल से कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, आज वो सब गलत। और एक अमृत प्रजापति जो थे वो कमीशन में जो 18 साल से उनको ही फ्रॉड किए, आज वो एकदम सच है। ऐसे लोग हैं जिसके लिए मीडिया हीरो बना के उनको आगे रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वापस मीडिया बायस्ड है,
दैट वी कैन से। આસારામ બાપુના જાણીતા વૈદરાજ અમૃત પ્રજાપતિએ ભૂતકાળની અંદર આસારામ બાપુના આશ્રમમાં વૈદરાજ તરીકે સેવાઓ આપી હતી. ત્યારબાદ ઘણો મોટો વિવાદ સર્જાયો એ તો જગ જાહેર છે. પરંતુ આજે એક આશાસ્પદ યુવાનનું વૈદરાજ અમૃત પ્રજાપતિને ત્યાં મોત થતા ભારે સનસનાટી સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં મચી ગઈ છે. અમૃતભાઈ તો શહેરમાં છે નહીં, પરંતુ પોલીસ તેમની તપાસ કરી રહી છે. તેમના દવાખાનામાં હરિકૃષ્ણ ઠક્કર નામના એક દર્દી સાઇનસની સારવાર માટે દેહ શુદ્ધિ અને પંચકર્મ કરાવવા આવ્યા હતા. જાત જાતની રંગની દવાઓ હરિકૃષ્ણને અપાઈ હતી. આરોગ્ય સુધારવાને બદલે બગડવા પામ્યું હતું. ઉલટીઓ અને ઝાડા ચાલુ થઈ ગયા હતા. લગભગ 40 થી 50 ઝાડા હરિકૃષ્ણને થતા ખુદ વૈદરાજ મૂંઝાયા હતા. ઉટવૈદુ થઈ ગયું હોવાની જાણ થતા તેમને હાથ અદ્ધર કરી દીધા હતા અને દર્દીને અન્ય ખાનગી દવાખાને દાખલ કરવાની તેમને સલાહ આપી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉટવૈદા કરનાર અને બોગસ ડિગ્રીધારી તબીબો સામે વહીવટતંત્રે લાલ આંખ કરી છે. છતાંય આવા ડોક્ટરો નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે ખતરનાક ખેલ ખેલી રહ્યા છે. આ તેનો જીવંત પુરાવો છે. અમૃત પ્રજાપતિ ખરેખર આયુર્વેદાચાર્ય છે કે નહીં તે સરકારનો તપાસનો વિષય છે. પરંતુ જો તેઓ ઉટવૈદુ કરનાર બોગસ આયુર્વેદાચાર્ય સાબિત થાય તો તેની સજા ફાંસીથી જરાય ઓછી ન હોવી જોઈએ એવું પ્રજા માની રહી છે. ભાઈનું મૃત્યુ અમૃત પ્રજાપતિ આયુર્વેદાચાર્યના આજ્ઞે થતા અશોક ઠક્કર ઉખડી ઉઠ્યા હતા. કારણ કે મરનાર હરિકૃષ્ણ PhD નો ડિગ્રી હોલ્ડર આશાસ્પદ યુવાન હતો. ભર યુવાનીમાં મોતની પછેડી ઓઢનાર ભાઈના કમોથી અશોકનો અંતરાત્મા ઉકળી ઉઠ્યો હતો અને બીજા કાંઈ આવા અમાનવીય વેદકોના હાથે વધેરે ન જાય તે માટે તેને પોલીસને ફરિયાદ કરી છે અને જાહેર જનતા જોગ એક નિવેદન મીડિયા સમક્ષ આપતા જણાવ્યું હતું કે પેશન્ટનો મરનાર વ્યક્તિનો ભાઈ બોલું છું, અશોક ઠક્કર. અને આ ભાઈની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી આસારામ બાપુના આશ્રમમાં જે સેવા બજાવતા હતા અમૃતભાઈ પ્રજાપતિ, નહેરુ ભવન, રાજમહેલ રોડ. અને ત્યાં 1 માસથી ચાલતી હતી ટ્રીટમેન્ટ. અને તારીખ 13/5/2009ના રોજ વોમિટિંગની દવા આપી હતી લુદ્દી જેવી, અને એનાથી આડઅસર થઈ છે અને ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું છે. વોમિટ તો થયું નહીં અને તે ઉપરાંત ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું અને 40 થી 50 આપણે ઝાડા થઈ ગયા છે. અને 2 વાગ્યાનું આ ચાલતું હતું, તેમ છતાં સાંજ સુધી મને કોઈ પણ પ્રકારની જાણ કરેલ નથી. એના ભાઈ છું તેમ છતાં. અને કેસ ખૂબ જ સિરિયસ થઈ ગયો એ પછી એમણે હાથ ઊંચા કરી અને છેલ્લે જાણ કરી કે ભાઈ તમે તમારે ભાઈને લઈ જાઓ ગમે તે હોસ્પિટલમાં લઈ જવા હોય ત્યાં. એટલે મારી નમ્ર અપીલ એ જ છે કે આ ઊંટ વૈદા પાસે ન જવું અને તકલીફમાં ન મુકાવું. જે મેં મારો ભાઈ ખોવે છે તે પોતાના સ્વજન ન ખોવે. अगस्त 2002 में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई. उस समय मेरा ट्रीटमेंट जो है अमृत प्रजापति से चल रहा था. गोरेगांव आश्रम में मैं जाती थी दवा के लिए. नंबर था पेपर पे, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे दवाई बताई. फिर मुझे उससे आराम नहीं लगा. मैंने दूसरे दिन फिर फ़ोन किया तो उन्होंने दूसरी दवा बताई और मुझे बोला कि मुझे 300 रुपया पर कॉल का चाहिए. जब मैं आश्रम में आऊँगा आप दिखाने आओगे. फिर मैं गई दिखाने के लिए तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने फ़ोन पे 2 बार दवा पूछा है, आपका 600 रुपया होता है. तो उस समय दवा के चार्ज के अलावा मेरे पास 500 रुपया था. मैंने उनको दे दिया और मुझे इतना कुछ पता नहीं था. मुझे लगा कि फ़ोन में दवा बताने का चार्ज रखते होंगे. मैंने उनको दिया 500 रुपया और घर चली आई. तो बापूजी को जब ऐसी ऐसी घटनाएं धीरे धीरे इनकी सारी करतूतों का पता चला तो बापू ने इनको आश्रम से निकाल दिया कि हम अपने साधकों की सेवा के लिए रखे हैं, जेब खाली करने के लिए नहीं. तो जब इनकी नहीं चली, बाहर निकाल दिए गए. इनकी जितनी भी इनकी घटनाएं थी बापू को पता चला, बापू ने बाहर निकाल दिया. तो आज चैनल वाले उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, हमें जरा बुला के पूछे ना चैनल वाले कि हमारा क्या अनुभव है और अमृत प्रजापति को हम कितनी अच्छी तरह जानते हैं. देखा आपने किस प्रकार अमृत प्रजापति लोगों को ठगा करता था. हद तो तब हो गई जब ये लोगों ने संत आशाराम जी आश्रम में आने वाली तथा आश्रम में रहने वाली किसी भी प्रकार की बहनों को बापूजी की रखेले बता दिया. जी हाँ, क्या आश्रम में दर्शन के लिए भी आने वाली हमारी माँ बहनें सभी बापूजी की रखेले हैं. इस प्रकार के घिनौने शब्दों का प्रयोग करके इसने आज नारी जाति का कितना बड़ा अपमान किया है.
इल्जाम लगाने वाले अमृत प्रजापति और महेंद्र चावला के प्रति आज देश की महिलाओं में काफी रोष है। आज इंदौर, अहमदाबाद तथा भारत के कई क्षेत्रों से महिलाओं ने इस बात पर उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है और केस भी दर्ज कराए हैं। आज भारत भर के महिला संगठन इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। क्या एक संत जिनसे एक नहीं करोड़ों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं, उनके चरित्र पर इस प्रकार के लांछन लगाना उचित है? जी नहीं। इस बात के बारे में जब संत आशाराम जी आश्रम महिला उत्थान ट्रस्ट में गुजरात महिला आयोग द्वारा जांच की गई तो वहां पर किसी भी महिला को दबाव में नहीं रखा गया है तथा सभी स्वतंत्रता से रहती हैं, ये बात सामने आई। महिला आयोग की अध्यक्षा श्री लीला बहन अंकोलिया ने ये बात साफ शब्दों में कही है कि जैसा मीडिया ट्रायलों द्वारा संत आशाराम बापू के आश्रम की छवि को खराब करने का ये जो प्रयास किया जा रहा है वो गलत है। हमने मीडिया में देखकर सोचा शायद कि यहाँ हमें जांच करनी चाहिए। उन्होंने महिला आश्रम में आकर इस बात की जांच की, परंतु संत आशाराम जी आश्रम में तो केवल पूजा पाठ, जप, ध्यान और कीर्तन आदि की सामग्री मिली। यहाँ पर केवल गरीबों की सेवा तथा देश के समृद्धता के लिए प्रवृत्तियां चलाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ भी गलत नहीं पाया गया। सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा भी जांच में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि आश्रम में केवल पूजा पाठ और ध्यान ही होता है। पूरी जांच सीआईडी द्वारा आश्रम में की गई, परंतु गैर कानूनी या कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं पाई गई जो कि देश व समाज के लिए अहितकर हो। यहाँ तो केवल देश को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए तथा देश के उत्थान के लिए ही सेवा कार्य चलाए जाते हैं। यहाँ जप, ध्यान, पूजा पाठ आदि किया जाता है। ये बात सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में जमा भी कराई गई है। आज नारायण साईं के विषय में भी काफ़ी चर्चा मीडिया में चल रही है। उन सारे आरोपों के विषय में संत आशाराम जी आश्रम के उदय सांगानी ने किस प्रकार टीवी 9 चैनल पर आकर आरोपों की पोल खोलते हुए समाज के सामने सच लाने का एक सुंदर प्रयास किया है। हाँ, तो અમે જે હતા બારે પણ તો ત્યારે બી અમે કોર્ટની શરણમાં તો હતા જ। અમે કોર્ટમાં આગોતરા જામીન ફાઇલ કરી હતી અને એના બીજી બધી પણ કોર્ટમાં પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી અમારી। હવે જ્યારે તેમની ધરપકડ થઈ છે, આ કેસમાં લાગી રહ્યું છે અનેક નવા ખુલાસા થાય, આપની તરફથી કાયદેસરની કાર્યવાહી શું રહેશે? હવે જે પ્રમાણે એડવોકેટ કે વકીલો સલાહ આપશે એ પ્રમાણે આગળ વધીશું। હજી હમણાં તો મને બી સમાચાર મળ્યા છે આવી રીતે મીડિયાના માધ્યમથી, બાકી સત્તાવાર માહિતી મને હજુ સુધી કોઈ મળી નથી કોઈ। અમારી વિરુદ્ધમાં છેલ્લા 4-5 વર્ષોથી ષડયંત્રો ચાલી રહ્યા છે પૂજ્ય બાપુજી અને શ્રી નારાયણ સાંઈજી વિરુદ્ધમાં, અને એ બધા ષડયંત્રોનો ખુલાસો અમે પહેલા પણ અમે કર્યો છે, મીડિયાના માધ્યમથી પણ કર્યો છે, એના માટે અમે પોલીસ ફરિયાદો પણ કરેલી છે, પણ પોલીસ એ દિશામાં કોઈ તપાસ કરી નથી રહી અને અમારી વિરુદ્ધમાં એ ષડયંત્ર ચાલી રહ્યા। જ્યારે ખબર હોય કે જાણી જોઈને આગ લાગેલી છે સામે, તો એવું તો કોઈ મૂર્ખ નથી કે કોઈ આગમાં ચાલી પડવા જાય। આપ જે કહી રહ્યા છો કે આપની વિરુદ્ધ ષડયંત્ર છે, આપને લાગી રહ્યું છે કે કેટલાક વ્યક્તિઓ આ કરી રહ્યા હોય? અમે જે કરી રહ્યા કોઈ ગેરકાયદેસર કામ નતા કરી રહ્યા, કાનૂનની પ્રક્રિયામાં અંતર્ગત જે આવતું હતું એ રાહે જ અમે ચાલી રહ્યા હતા। આપને લાગી રહ્યું છે કે કેટલાક વ્યક્તિઓ આ ષડયંત્ર આપની વિરુદ્ધ કરી રહ્યા છે? જો આપ વિસ્તૃતમાં જણાવી શકો તો। કરી રહ્યા છે ષડયંત્ર અમારી વિરુદ્ધમાં, જે મહેન્દ્ર ચાવલા, અમૃત પ્રજાપતિ, રાજુ ચંડક જે લોકો છે એ લોકોનું બધાનું અમે ખુલાસો કરીને કીધું છે કે રાજુ ચંડકનું તો અમારી પાસે વિડીયોમાં સ્ટિંગ ઓપરેશન છે કે કઈ રીતે એ છોકરીઓને તૈયાર કરી રહ્યો હતો અને એ લોકોને કહે છે કે ભાઈ મારી સાથે આખી જ્યુડિશિયરી છે, મારી સાથે એડવોકેટ છે બધા મોટા મોટા, કે જેના આધારે અમે તમને ટ્રેન કરીશું કે તમારે કઈ રીતે બોલવું છે, શું બોલવું છે। જી, અને ઉદયભાઈ આપની પાસેથી એ પણ જાણવા માંગીશ કે જે રીતે પીડિતાએ પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું કે સમાચાર પણ હતા કે નારાયણ સાંઈ પોતે આસારામનું ક્યાંક સ્ટિંગ ઓપરેશન કરાવવા માંગતો હતો, તે પણ અહેવાલ હતા। તદ્દન ખોટી વાત છે। આ બધી વાતો વાહિયાત છે જેનો કોઈ અર્થ નથી। નારાયણ સાંઈ અને પૂજ્ય બાપુજીના સંબંધ તો પહેલેથી સારા હતા અને હજી બી સારા જ છે। એવી રીતનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ઉઠતો કે આવી બધી વાહિયાત વાતો ફેલાવવામાં આવે। અત્યારે નારાયણ સાંઈજી હાજર નથી સામે, બાપુજી પણ હાજર નથી, એટલા માટે પીઠ પાછળ તમે કંઈ પણ બોલો એનાથી શું ફરક પડે છે? જી બિલકુલ ઉદયભાઈ, એવું નથી લાગી રહ્યું કે આપ જે રીતે વાત કરી રહ્યા છો કે તમારા વિરુદ્ધ ષડયંત્ર હતું ને નારાયણ સાંઈની જો શાખની વાત કરવામાં આવે તો એક એવા સમાજના વગદાર વ્યક્તિ ક્યારેક મનાતા હતા તો તેમણે સામે ચાલીને તપાસમાં સહયોગ આપવો જોઈએ, ના કે 58 દિવસ સુધી ગાયબ રહીને। બિલકુલ સાહેબ, હું તમને એ જ વાત કહું છું કે નોર્મલ કોર્સમાં જે છે આવી રીતે જ કરવું જોઈએ અને ખાલી નારાયણ સાંઈની ગમે તે વ્યક્તિ હોય એ વ્યક્તિ આવી રીતે જ કરવું જોઈએ। પણ જયારે દેખાઈ રહ્યું છે કે અમારી વિરુદ્ધમાં આટલા ષડયંત્રો ચાલી રહ્યા છે, અત્યારે પણ
અત્યારે પણ હાલમાં અમારી પાસે એવા બહેનોના ફોન આવે છે કે અમને આ લોકો ઉકસાવી રહ્યા છે કે તમે અમારી વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ કરો. તો એવા કેસને બહાર લાવો, કારણ કે જે રીતે આરોપ થઈ રહ્યા છે જો ખરેખર સાચા એ જે બહેનો જે છે એ લોકો બહાર આવવા નથી માંગતા એટલે તો અમારી વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ નથી કરી રહ્યા અને અમને પોતે કહી રહ્યા છે સામેથી કે આજે અમને પણ આવી રીતે ઉકસાવવામાં આવી રહ્યું છે, અમને પણ કહી રહ્યા છે કે તમે ફરિયાદ કરો અને બીજા સાક્ષીઓને નવા સાક્ષીઓને ઉભા કરવામાં આવી રહ્યા છે. જી બિલકુલ બિલકુલ. હવે આ સમગ્ર મામલે જ્યારે તેની ધરપકડ થઈ છે, સત્ય હકીકત થોડા દિવસોમાં જ બહાર આવશે. પણ આભાર TV9 સાથે વાતચીત કરવા બદલ. आज मीडिया द्वारा खबरों को न जाने कैसा ही चरपरा बनाकर दिखाया जाता है. आज संत आशाराम जी बापू का नाम इतना हाईलाइट है कि यदि कोई कुत्ता भी कहीं गाड़ी के नीचे आ जाता है तो उसको संत आशाराम जी बापू से जोड़ने में मीडिया नहीं चूकता है. आज की सबसे बड़ी खबर, सनसनीखेज खुलासा, संत आशाराम जी आश्रम से निकली गाड़ी और कुत्ता मर गया. परंतु वो गाड़ी न जाने किसकी होगी और कहां से निकली होगी और कहां कुत्ता मरा होगा, परंतु इस बात को संत आशाराम जी बापू से जोड़ने में मीडिया नहीं चूकता है. जी हां, सूत्रों के अनुसार आज मोटेरा आश्रम के बाजू में कई जमीनी बहस को लेकर या फिर आपसी मतभेद को लेकर दो लोगों में हुई आपसी झड़प में गोलीबारी हुई. उस गोलीबारी को भी आज आश्रम से जोड़कर इतना हाईलाइट कर दिया गया मानो आश्रम नहीं कोई गुंडों का अड्डा हो. आज संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का ये दौर चल गया है. जनता से हमारा अनुरोध है कि आप इन बातों से भ्रमित न हो और संत आशाराम जी बापू के आश्रम सदा खुले हैं. वहां आकर तथा फोन करके भी आप सत्यता का पता कर सकते हैं. ऐसी कोई भी बात पर सुनकर विश्वास ना करें, क्योंकि ये सारी बातें केवल जनता को गुमराह करने के लिए की जाती हैं. वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा में भी 20 लड़कियों के द्वारा आत्महत्या करने तथा 927 लड़कियों के गुरुकुल छोड़कर भाग जाने की बात मीडिया पर काफी हाईलाइट करके दिखाई गई थी. परंतु छिंदवाड़ा में जब पुलिस द्वारा जांच की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया. पुलिस ने इस बात की रिपोर्ट रखी है कि वहां पर कभी भी कोई लड़कियों ने आत्महत्या की ही नहीं है और ना कभी वहां पर कोई लड़की भागी है. आप इस प्रकार की झूठी और अनर्गल खबरों से सावधान रहें. आज संत आशाराम जी बापू का नाम लेकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में चैनल ना जाने कितने झूठे और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर चला रहे हैं, जबकि बातों का सत्य से दूर दूर तक भी लेना देना ही नहीं होता है. आप लोगों को अपने चैनल पर जोड़े रखने के लिए तथा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत और अनर्गल कहानियां बनाने में नहीं चूकते. सत्य से जिनका कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं होता, ऐसे इल्जामों को लगाने में भी ये लोग नहीं चूकते. आज हम जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि इन चैनलों के नंबर 1 बनने की जो होड़ लगी है उसमें आप गुमराह ना हो. तटस्थ होकर सत्य को जानने का प्रयास करें और आप जानने के लिए आश्रम में फोन भी कर सकते हैं तथा झूठे इल्जामों और मनगढ़ंत कहानियों से गुमराह न हो. सच से जुड़ी खबरें हम लगातार आपको देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार में. कल हम फिर आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम में संस्था समाचार मंगलमय चैनल पर. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.